नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने हॉटस्पॉट से मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कल से कुछ छूट देने की अनुमति दी। गृह मंत्रालय ने कहा, लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। केरल में कल से रेस्तरां खुलेंगे, कारों के लिए सम विषम योजना लागू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया, केंद्र सरकार की पेंशन धारकों की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए लोगों को संक्रमण मुक्त होने के लिए कीटाणुनाशक का छिड़काव न करने का परामर्श जारी किया। दोपहर समाचार में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। केंद्र सरकार हॉटस्पॉट मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कल से कुछ छूट देगी। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अगले महीने की 3 तारीख तक बढ़ाए जाने के मद्देनजर लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। खेती बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां, कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी। 2 चालकों और 1 हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी। सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी। बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है। ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर निगम की सीमाओं से बाहर उद्योगों को भी अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार, उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि से संबंधित कार्य और कुछ अन्य गतिविधियां कल से फिर शुरू हो जाएंगी। जो खेती के लिए जरूरत है वो खेत से लेकर खलिहान से लेकर बाजार तक सब कुछ खुलेगा और प्रोसेसिंग तक। उसके बाद खुलेगा कल से उद्योग जो है ग्रामीण इलाकों में वो सब खुलेंगे, तो वहां रोजगार और बाकी सब होगा। कंस्ट्रक्शन, जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म पालन करके वो भी शुरू होगा। इसके सिवा जिनके इंडस्ट्रियल इस्टेट्स है और इंडस्ट्रियल शेड्स है, ऐसे जगह भी काम शुरू होगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के बारे में समेकित संशोधित दिशा निर्देशों में ई कॉमर्स कंपनियों को अनावश्यक वस्तुओं की बिक्री शामिल नहीं की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 से निपटने के लिए गृह मंत्रालय में गठित नियंत्रण कक्ष के संचालन के बारे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। श्री अमित शाह ने कल नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों के साथ विभिन्न राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया और उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष कोविड-19 से निपटने में न केवल राज्यों के साथ समन्वय कर रहा है, बल्कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी तालमेल बनाकर काम कर रहा है। केंद्र सरकार किसानों के उत्पाद की अच्छी कीमत देने की कोशिश कर रही है। रबी फसल के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फसल खरीद का काम चल रहा है। इस वर्ष 16 अप्रैल तक नैफेड और भारतीय खाद्य निगम ने 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक दालों तथा 29,264 मीट्रिक टन से अधिक तिलहन फसलों की खरीद की है। इससे 1,14,000 से अधिक किसानों को फायदा हुआ है। नैफेड किसानों से तूर दाल की खरीद कर रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में भी तूर की खरीद चल रही है। राजस्थान में कोटा मंडल में लॉकडाउन की घोषणा के बाद दालों और तिलहनों की खरीद रोक दी गई थी। अब यहां 15 अप्रैल से 50 केंद्रों पर खरीद कार्य शुरू हो गया है। राजस्थान के शेष मंडलों में खरीद का काम मई के पहले सप्ताह में शुरू होगा। वहीं हरियाणा में सरसों और चने की खरीद 163 केंद्रों में शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की खरीद की तैयारी की गई है और किसानों को अपने उत्पादों को केंद्रों पर लाने की सूचना दे दी गई है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लॉकडाउन में अभी कोई ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 1 सप्ताह के बाद स्थिति की समीक्षा करेगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वायरस फैल रहा है, इसलिए कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में वायरस फैलने का एक कारण तबलीगी जमात का मरकज भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में तबलीगी जमात से संबंधित संक्रमण के कुल मामलों में से 12% दिल्ली में हैं। तमिलनाडु सरकार ने फिलहाल राज्य में लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। राज्य सरकार के वक्तव्य में बताया गया है कि छूट देने के बारे में गठित समिति की कल रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री कुछ क्षेत्रों में छूट देने पर अंतिम निर्णय लेंगे। महाराष्ट्र सरकार मुंबई और पुणे को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में लॉकडाउन में छूट देने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को फेसबुक के माध्यम से बताया कि मुंबई और पुणे में अभी अखबार नहीं बांटे जा रहे हैं। उन्होंने कल राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के संपादकों के साथ बातचीत की। श्री ठाकरे ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों में छूट देने पर अगले कुछ दिनों में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने प्रवासी मजदूरों से अपील की कि वे जहां पर हैं वहीं रहें और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अपने मजदूरों की देखभाल कर रहे हैं, सरकार उनके परिसरों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विमान कंपनियों से सरकार के फैसले के बाद ही बुकिंग शुरू करने को कहा है। कल एयर इंडिया ने 1 जून की यात्रा तिथि से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी। कोविड-19 महामारी के कारण सभी उड़ानों पर प्रतिबंध है। इस बीच गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे जिन विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने जा रही है, उनके लिए आवेदन मिलने पर वीजा अवधि 3 मई तक बढ़ा दी जाएगी। साथ ही विदेशी नागरिकों को अनुरोध मिलने पर 17 मई तक बिना किसी जुर्माने के रहने की अनुमति भी दी जाएगी। देश में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 15,712 हो गई है। अब तक 507 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 12,974 रोगियों का इलाज किया जा रहा है, जबकि 2,230 लोग ठीक हो गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 3,651 लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। संक्रमण के मामले में दिल्ली 1,893 रोगियों के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 1,407 मरीजों के साथ तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में कोविड-19 से सबसे अधिक 211 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में 70, गुजरात में 53 और दिल्ली में 42 लोगों की मृत्यु हुई है। केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रृंखला टूटने का सिलसिला जारी है और अब कल से राज्य के 7 जिलों में जनजीवन आंशिक रूप से सामान्य होने लगेगा। राज्य सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट देने का निर्णय लिया है, जो कल से लागू हो जाएंगे। राज्य में 24 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर रेस्तरां खोलने की अनुमति दे दी गई है। कारें भी ऑड इवन के आधार पर चलाई जा सकेंगी। केरल सरकार ने राज्य को 4 क्षेत्रों में बांटने का प्रस्ताव किया है, जहां चरणबद्ध रूप से छूट दी जाएगी। केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रस्तावित 4 क्षेत्रों को कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के आधार पर लाल, नारंगी ए, नारंगी बी और हरे रंग की श्रेणियों में बांटा गया है। सोमवार से हरे रंग की श्रेणी के 2 जिलों कोट्टायम और इडुक्की में जनजीवन लगभग सामान्य हो जाएगा। लाल रंग की श्रेणी के 4 जिलों कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड और मल्लापुरम में बिना किसी छूट के 3 मई तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सभी स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल और मॉल राज्य भर में 3 मई तक बंद रहेंगे। केरल में कोविड-19 के इस समय 140 सक्रिय मामले हैं और 257 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र सरकार ने हॉटस्पॉट से मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कल से कुछ छूट देने की अनुमति दी। गृह मंत्रालय ने कहा, लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। केरल में कल से रेस्तरां खुलेंगे, कारों के लिए सम विषम योजना लागू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया
केंद्र सरकार के पेंशन धारकों की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए लोगों को संक्रमण मुक्त होने के लिए कीटाणुनाशक का छिड़काव न करने का परामर्श जारी किया। राजस्थान में 44 और लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 27 रोगी जोधपुर से हैं। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1395 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जयपुर में कोरोना संक्रमित एक और व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। संक्रमण से मरने वालों में ज्यादातर लोग या तो उम्रदराज हैं या वे लोग हैं जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित थे। दूसरी ओर 205 लोग इलाज के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि प्रदेश में अब तक मिले संक्रमित लोगों में से 60% लोग 40 साल तक की आयु के हैं। इस बीच एसएमएस मेडिकल कॉलेज में लंबित चल रहे 4000 सैंपल जांच के लिए दिल्ली की निजी लैब में भेजे गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में इंदौर के भारतीय प्रबंधन संस्थान ने कहा है कि अगर हर जरूरी उपाय किए जाएं तो राज्य में मई महीने के अंत तक कोरोना पीड़ितों की संख्या लगभग 3000 हो सकती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के असिस्टेंट प्रोफेसर साइंटन बनर्जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के 4 शोधकर्ताओं के साथ मिलकर यह अध्ययन किया है। आकाशवाणी से बात करते हुए प्रोफेसर साइंटन बनर्जी ने इस महामारी से निपटने के उपायों की चर्चा की। इस संक्रमण से निपटने के लिए सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका नहीं है। इसके साथ साथ नमूनों का शीघ्र परीक्षण, संपर्कों का पहचान, कोरोना पॉजिटिव केसेस का आइसोलेशन, अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का जुटाना, शारीरिक दूरी और मूलभूत स्वच्छता को बरकरार रखना, जरूरत सामान और दवाइयों का सप्लाई बरकरार रखना भी बहुत बहुत जरूरी है। शोधकर्ताओं ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर सख्ती नहीं बरती गई तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और मध्य प्रदेश में कोविड-19 महामारी मई के महीने में अपने चरम पर पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस संक्रमितों के लिए कम से कम 27,000 और बिस्तरों की व्यवस्था करनी पड़ जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1604 हो गई है। कल 228 और मामलों की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस महामारी से 58 लोगों की मौत हो चुकी है। कल शाम से अब तक गुजरात में 228 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसमें से 207 मामले केवल अहमदाबाद और सूरत में सामने आए हैं। राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि ने कहा, हमारी एक ऐप है आरोग्य सेतु, लेकिन हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि इसको अपने मोबाइल फोन पर आप डाउनलोड करिएगा, जिससे कि अगर आपके नजदीक कोई भी कोविड पॉजिटिव ऐसे व्यक्ति कोई भी आए तो तुरंत आपको आपके फोन पर एक बीप मिलेगी। इस बीच गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कल से औद्योगिक इकाइयां शुरू करने का फैसला किया है। कल शाम गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी पहले से निर्माणाधीन परियोजनाओं को सामाजिक दूरी और अन्य सरकारी निर्देशों का पालन करने की शर्तों के साथ अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 45 दिनों के दौरान राज्य में लौटे 5 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषि उत्पादन आयुक्त इस समिति के अध्यक्ष होंगे। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3651 हो गई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 211 लोगों की मौत हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 328 नए मामले सामने आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लोगों से अपना परीक्षण कराने की अपील की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ितों से अस्पताल जाकर खुद का परीक्षण करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी को कोरोना को लेकर कलंक लगने का डर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बचाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। श्री ठाकरे ने दोहराया कि भले ही 20 तारीख से कृषि, बैंकिंग, उद्योग आदि क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाने वाला है, अंतर जिला यात्रा 3 मई तक बंद रहेगी। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर हिंदी पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के पेंशन धारकों की पेंशन में 20% कटौती पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि इस प्रकार की खबरें निराधार हैं।
वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर स्पष्ट किया है कि पेंशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर सरकार के नकदी प्रबंधन निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति या समूह पर कीटाणुनाशक रसायन का छिड़काव करना शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी है कि अगर किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से ग्रसित होने की आशंका है तो शरीर के बाहरी हिस्से पर रासायनिक कीटाणुनाशक के छिड़काव से शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा व्यक्तियों पर क्लोरीन के छिड़काव से आंखों और त्वचा में जलन हो सकती है, साथ ही मिचली आना व उल्टी की भी समस्या हो सकती है। मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि इस तरह के उपायों से वास्तव में कीटाणु शोधन और सुरक्षा की झूठी भावना पैदा हो सकती है। इससे लोगों द्वारा हाथ धोने और सामाजिक दूरी जैसे प्रभावी उपायों में भी बाधा उत्पन्न होती है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश भर में लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों से लोगों को जरूरी सहायता मिल रही है। बिहार में पूर्णिया जिले के बिमल मंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत सहायता के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जी, मैं बिमल मंडल दीवानगंज का निवासी हूँ। उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस का जो पैसा हम लोगों को मिला इस कोरोना वायरस के महामारी में, वो पैसा हम लोगों को अकाउंट के द्वारा मिला और पैसा उठा के हम लोग गैस खरीदे। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के महेंद्र सिंह ने राज्य सरकार से सहायता मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, सिंगाई मोरावन का रहने वाला हूँ। मैं पेंट का काम करता हूँ। मुझे 1000 रुपए मिले हैं। उससे हमारा खर्चा जैसे दाल है, सब्जी है, बाजार जाएंगे कुछ सब्जी, बच्चों के लिए दूध है, दही है, जैसे लाना है बाजार से सब्जी, कुछ पैसे कम में आए। झारखंड के गिरिडीह जिले की रिप्सी जैन ने व्यापारी वर्ग के लिए वित्तीय पैकेज देने के फैसले पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। पहले 1,70,000 करोड़ रुपया सिस्टम में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो डाला गया था और अब फिर 1 लाख करोड़ जो सिस्टम में सरकार के द्वारा डाला गया है, हम सब व्यवसाय उससे काफी खुश हैं। सरकार का ये अहम कदम यानी जीएसटी, इनकम, कॉर्पोरेट आदि जैसे टैक्स जिसकी कर अदा करने के लिए जो सीमा बढ़ा दी गई है, उससे भी हम सब व्यापारी बहुत खुश है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच देशभर में सभी धार्मिक स्थल सख्ती से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी धार्मिक स्थल अधिकांश समय बंद रखे जाते हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जामा मस्जिद बटोट के मौलवी खलील उर रहमान और जियारत बनिहाल के मौलाना यूनिस कादरी ने मुसलमानों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने और अपने घर में ही रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से रमजान के दौरान मस्जिद में नहीं जाने की अपील की। मैं यहाँ का इमाम जामे मस्जिद मोहम्मद खलीलुर रहमान नईमी, सरकार की जो हिदायत है उस पर हमारा पूरा अमल है और मस्जिद में सिर्फ अजान होती है। हमारा इसमें किसी किस्म का कोई भी एतराज या किसी किस्म की कोई भी हरदर्मी नहीं है। हमारे मुफ्तियाने इकराम ने फतवा दिया है कि इस वक्त जुमा में जाना जो है वो मना है और मस्जिद में इकट्ठा होना जो है मना है। सबसे बड़ा फर्ज जो है जान को बचाना। अभिनेता वरुण ने लोगों से इस मुश्किल घड़ी में घर में रहने की अपील की है। नमस्कार दोस्तों, ये जो कोरोना वायरस की जंग है हम सब मिलके इसको लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। प्लीज आप सिर्फ घर पे ही रहिए, बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। इससे आप अपने आप को बचा रहे हैं, अपने घर वालों को बचा रहे हैं, अपने दोस्तों को बचा रहे हैं, पूरे देश को बचा रहे हैं। प्लीज लेट्स जस्ट बी एट होम, लेट्स जस्ट स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड यूनाइटेड वी स्टैंड एंड वी विल फाइट दिस। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान शहर के गरीब और बेघर लोगों को भोजन के 50 लाख पैकेट वितरित किए हैं। जरूरतमंद परिवारों तक 145 टन राशन पहुंचाया गया है। दिल्ली पुलिसकर्मी लॉकडाउन लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत तेलंगाना के कई किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि प्राप्त हो गई है। पड़पल्ली जिले के मकड़ा गांव के किसान के सुरेंद्र को हाल ही में 2,000 रुपए मिले। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ये राशि मिलने से उन्हें कृषि कार्यों में मदद मिली है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र बल नक्सलियों पर कार्रवाई के अलावा लॉकडाउन के दौरान जनजातीय ग्रामीणों में राशन बांटने का कार्य भी कर रहे हैं।
लॉकडाउन के दौरान जब ग्रामीणों को राशन आदि के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में बीएसएफ के जवान विभिन्न गांवों में जरूरतमंद ग्रामीणों और मजदूरों को खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। बीएसएफ के महानिरीक्षक JVN प्रसाद ने बताया, बीएसएफ लोगों की सुरक्षा के लिए डिप्लॉयड है। यहाँ पर हम अपनी जो ऑपरेशंस है हमने बंद नहीं किया है और हम जो रूटीन हमारा जो एरिया डोमिनेशन है हम कर रहे हैं और डोमिनेशन के समय पर हमारा नजर उन जगह पर रख रहे हैं जहां पर उनको राशन मिलने का संभावना है। बीएसएफ द्वारा कांकेर जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं और लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ओडिशा सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन एडुसेट कक्षाओं के रिकॉर्डेड वीडियो दूरदर्शन पर पुनः प्रसारित करने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और भूगोल विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक कल से 12 मई तक दूरदर्शन पर पहले से रिकॉर्ड किए गए एडुसेट के 34 वीडियो का पुनर्प्रसारण दिन में 2 बार डीडी ओडिया में किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं अपराह्न 3:30 से 4:30 तक ये प्रसारण किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने से 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं की असुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। इति श्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा पर कोविड-19 का असर कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने स्वयंप्रभा DTH चैनल पाणिनी, शारदा और किशोर मंच चैनल पर स्काइप के माध्यम से शिक्षा सत्र प्रसारण करने की शुरुआत की है। विद्यार्थी DTH चैनल और NIOS के YouTube चैनल पर अपने पाठ आधारित शिक्षा कार्यक्रम को देख सकेंगे। वे 4 विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के साथ सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक 6 घंटे का रिकॉर्डिंग और दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे। टेलीकास्ट के दौरान विद्यार्थी NIOS वेबसाइट के छात्र पोर्टल से विषय विशेषज्ञों से अपने प्रश्न भी पूछ सकेंगे। सेल्फ लर्निंग मटेरियल के अतिरिक्त स्वयं पोर्टल वीडियो लेक्चर्स और स्वयं मूल्यांकन की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जिनके यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इन वीडियो लेक्चरों को लाइव सेशन के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वयंप्रभा टीवी चैनलों पर प्रसारण किया जाता है ताकि वे अपने शिक्षकों एवं विषयों के विशेषज्ञों के साथ परस्पर बातचीत कर सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। पुद्दुचेरी में इस समय कोरोना के 3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। एक व्यक्ति ठीक हो चुका है। राज्य के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर मोहन कुमार ने बताया कि इस व्यक्ति को घर में संगरोध में रहने को कहा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कल की गई 35 जांचों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य में अब तक कोरोना के 8 पॉजिटिव मामले मिले हैं। इनमें से 6 मामले पुद्दुचेरी के और 2 मामले माहे क्षेत्र के हैं। कराईकल और यानम क्षेत्रों में कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है। झारखंड में विनिर्माण से जुड़ी लगभग 20 बड़ी औद्योगिक इकाइयां कल से काम करने लगेंगी। राज्य के उद्योग विभाग ने इस संबंध में इन इकाइयों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को छूट देने का निर्देश जारी किया था। राज्य के उद्योग विभाग के उपनिदेशक राजेंद्र प्रसाद ने नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित सभी विनिर्माण इकाइयों को पत्र लिखकर कहा है कि वे केंद्र सरकार की मानक प्रचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए काम शुरू करें। राजस्थान में 44 और लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 27 रोगी जोधपुर से हैं। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1395 हो गई है। आज जयपुर में कोरोना संक्रमित एक और व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। राज्य में 205 लोग उपचार के बाद संक्रमण से मुक्त हो गए। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित व्यक्तियों में 60% लोग 40 वर्ष की आयु तक के हैं। बिहार में आज कोरोना का एक और मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोविड-19 के संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। दुबई से लौटे एक व्यक्ति के संपर्क में आए नालंदा के युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। राज्य में कोरोना के 62 मामले सिवान, मुंगेर, बेगूसराय और पटना से हैं। राज्य सरकार ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। लोगों पर नजर रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में ड्रोन की सेवाएं ली जा रही हैं।
केंद्र सरकार ने जांच की सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को 6,240 जांच किट भेजी हैं। राज्य सरकार ने 8,000 से ज्यादा गांवों में घर घर जाकर जांच करने का गहन अभियान इसी सप्ताह शुरू किया है। अब तक इस अभियान के तहत 12.25 लाख से ज्यादा घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और 65 लाख से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। तमिलनाडु में पानी की कमी वाले नागापट्टिनम जिले के किसान कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु में उद्यान विभाग इस योजना को लागू कर रहा है। सिंचाई प्रक्रिया के बारे में किसानों की किसी भी शंका को दूर करने के लिए विभाग ने निःशुल्क हेल्पलाइन शुरू की है, जिसका नंबर है 1800-425-4444। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नागापट्टिनम जिले में 7,000 से अधिक छोटे और मंझोले किसान इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। ड्रिप सिंचाई मुख्य रूप से सब्जियों और फलों की फसलों में प्रयोग की जा रही है। नागापट्टिनम के किसान गुणा शेखरन ने बताया कि उनकी बैगन की फसल को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने ये योजना आरंभ करने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि के लिए 3,72,123 नमूनों की जांच की है। कल देश की विभिन्न सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में 35,494 नमूनों की जांच की गई। अब तक 194 सरकारी प्रयोगशालाओं, 3 संग्रह केंद्रों और 82 निजी प्रयोगशालाओं को जांच की स्वीकृति दी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना संकट उत्पन्न होने के कारणों और इस समस्या पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के रवैये की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पेने ने कहा कि उनका देश खासकर वुहान में कोरोना वायरस संकट के शुरुआती दिनों में चीन सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच किए जाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने इस संबंध में अपनी चिंताएं अमेरिका के साथ साझा की हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संकट को गंभीरता से नहीं लिया और इसके प्रसार की आशंकाओं की अनदेखी की। श्री ट्रंप ने संगठन में अमेरिकी अंशदान को रोकने की भी घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सलाह को नजरअंदाज करने के कारण ही ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के प्रसार को रोकना काफी हद तक संभव हो पाया। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के 6,600 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से केवल 70 की मौत हुई है। चीन यात्रा पर प्रतिबंध लगाने वाले शुरुआती देशों में ऑस्ट्रेलिया शामिल था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर चीन कोरोना वायरस का जानबूझकर प्रसार करने का जिम्मेदार पाया गया तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। श्री ट्रंप ने आरोप लगाया कि इस संकट को लेकर चीन का रवैया संदिग्ध रहा है और इस समस्या से उबरने में चीन ने शुरुआती दिनों में कोई सहयोग नहीं किया। श्री ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस से गलती से बेकाबू हो जाने और इसे जानबूझकर एक विकराल संकट बनने देने के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को इस बात से इनकार किया कि चीन ने इस मामले में कुछ छिपाया है। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अमेरिका इस मुद्दे को लेकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। चीन ने नोवेल कोरोना वायरस के मुख्य केंद्र वुहान को अब कम जोखिम वाला क्षेत्र घोषित कर दिया है। इससे पहले चीन ने इस शहर में वायरस से मृतकों की संख्या में संशोधन करते हुए 50% तक की वृद्धि की थी। इस बीच चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने आज बताया कि देश में 16 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इनमें से 9 मरीज विदेश से आए हैं, जबकि 7 स्थानीय लोग हैं। आयोग ने बताया कि वायरस से मृतकों की संख्या 4,632 है। जोखिम का मापदंड निर्धारित करने की चीन की प्रांतीय परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन शहरों, प्रांतों और जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, उन्हें कम जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। जिन क्षेत्रों में 50 से कुछ कम या 50 से अधिक मामले हैं लेकिन कोई नया मामला सामने नहीं आया है, उन्हें मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। जापान में कल 568 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही जापान में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 10,361 हो गई है। सरकार ने राजधानी टोक्यो और अन्य क्षेत्रों में जांच केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है। प्राथमिक उपचार केंद्रों में डॉक्टर अब संदिग्ध कोरोना रोगियों को सीधे ही जांच केंद्रों में भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने हॉटस्पॉट से मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कल से कुछ छूट देने की अनुमति दी।
गृह मंत्रालय ने कहा, लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। केरल में कल से रेस्तरां खुलेंगे, कारों के लिए सम विषम योजना लागू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया, केंद्र सरकार के पेंशन धारकों की पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए लोगों को संक्रमण मुक्त होने के लिए कीटाणुनाशक का छिड़काव न करने का परामर्श जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।